प्यारे दोस्तों, प्रस्तुत है कृष्णचंद्र रचित एक गधे की आत्मकथा का अगला हिस्सा। अब तक आपने सुना किस प्रकार से एक बोलने वाला गधा रामू धोबी के पत्नी और बच्चों के दुख भरी गाथा को लेकर वो मनसुखलाल कॉमर्स मिनिस्टर की कोठी पर जा पहुंचा और उसने पूरी कहानी को उन्हें सुनाया। अब आइए हम आगे की कहानी की ओर बढ़ते हैं, जहां हम लोग सुनेंगे कि किस प्रकार से वो गधा उनकी अर्जी को लेकर के प्रधानमंत्री के पास जाता है। मैंने लोगों से सुन रखा था कि पंडित जी से मुलाकात का समय सुबह 7:30-8 बजे से पहले का है। उसके बाद जो मुलाकातियों का तांता शुरू होता है तो फिर किसी समय भी एक आध मिनट के लिए बात करना असंभव होता है। यही सोचकर मैं उस दिन रात भर जागता रहा और विभिन्न रास्तों से घूम फिरकर पंडित जी की कोठी तक पहुंचने का प्रयत्न करता रहा। कोई 6 बजे के लगभग मैं उनकी कोठी के बाहर था। संतरियों ने मेरी ओर लापरवाही से ताका। शायद मैं उन्हें बिल्कुल मामूली गधा नजर आया होऊंगा। पहले तो मैं दीवार से लगकर धीरे धीरे घास चलता रहा और धीरे धीरे दरवाजे की ओर सरकता रहा। जब मैं दरवाजे के बिल्कुल निकट पहुंच गया तो संतरियों ने हाथ उठाकर लापरवाही से मुझे डराया, जैसे आमतौर पर गधों को डराया जाता है। मैंने सारी स्कीम पहले ही सोच रखी थी। उनके डराते ही मैंने कुछ यह प्रकट किया कि मैं बिल्कुल डर गया हूँ। अतएव मैं तड़प कर उछला और सीधा कोठी के भीतर हो लिया। संतरी मेरे पीछे भागे, वे मेरे पीछे पीछे और मैं उनके आगे आगे। जब मैं बाग तक जा पहुँचा तो संतरियों ने एक गधे का वहाँ तक पीछा करना व्यर्थ समझकर माली को आवाज़ दे दी कि वह मुझ गधे को बाग से बाहर निकाल दे। और यह कहकर वे बाहर गेट पर जा खड़े हुए और जहाँ उनकी ड्यूटी थी। माली ने मुझे घूर कर देखा। उस समय वह एक खुरपी लिए गुलाब की झाड़ियों के इर्द गिर्द घास साफ कर रहा था। उसने जब अपना काम बढ़ते देखा तो बहुत गुस्सा हो गया। चुपके से वह झाड़ियों के पास से उठा और भीतर अपने क्वार्टर से कोई मजबूत सा डंडा लाने चला गया। इतने में मैंने देखा कि पंडित जी बाग के बीचों बीच सड़क पर चलते हुए बल्कि दौड़ते हुए गुलाब के पौधों की ओर जा रहे थे। मैंने यह अवसर उचित समझा और हिरन की तरह एक चौकड़ी भरी और पंडित जी के पीछे पीछे हो लिया। मैंने धीमे से कहा, पंडित जी। पंडित जी आश्चर्य से मेरी ओर मुड़े। जब उन्हें वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया तो फिर आगे बढ़ने लगे। मैंने फिर कहा, पंडित जी। अब के पंडित जी ने जरा तीखी चितवन से पीछे देखा और बोले, मैं भूतों में विश्वास नहीं रखता। मैंने कहा, विश्वास कीजिए, मैं भूत नहीं, है गधा हूँ। जब पंडित जी ने मुझे बोलते देखा तो उनका क्षण भर पहले का आश्चर्य हर्ष हो गया। बोले, मैंने इटली के घोड़े के बारे में पढ़ा था जो अलजबरा के प्रश्न तक हल कर सकता था, लेकिन बोलने वाला गधा आज पहली बार देखा। मनुष्य का विज्ञान क्या कुछ नहीं कर सकता। बोलो क्या चाहते हो, मेरे पास अधिक समय नहीं है। मैंने कहा, आपसे 15 मिनट के लिए एक इंटरव्यू चाहता हूँ। सोचता हूँ कहीं आप इसलिए इनकार न कर दे कि मैं गधा हूँ। पंडित जी हंसकर बोले, मेरे पास इंटरव्यू के लिए एक से एक बड़े गधे आते हैं। एक गधा और सही, क्या फ़र्क पड़ता है, शुरू करो। मैं शुरू करने वाला था कि इतने में माली दूर से डंडा लिए भागता हुआ नजर आया। मैंने माली की ओर देखा, फिर पंडित जी की ओर। पंडित जी समझ गए। उन्होंने हाथ के इशारे से माली को रोक दिया और स्वयं टहलने लगे। मैंने रामू धोबी की दुख भरी कहानी संक्षिप्त में सुना दी। पंडित जी बहुत प्रभावित हुए। कहने लगे, इस मामले में सरकार कुछ नहीं कर सकती, मगर मैं अपनी जेब से 100 रुपया दे सकता हूँ। यह कहकर उन्होंने जेब से 100 रुपये का नोट निकाला और मेरे लंबे कान के भीतर उड़स दिया। मैंने कहा, पंडित जी, स्वर्गीय किदवई भी इसी प्रकार दान किया करते थे। इससे सैकड़ों लोगों का भला तो जरूर होता है, लेकिन है तो यह दान ही। बोले, दान तो है। मैंने कहा, दान बंद होना चाहिए। हर भारतवासी का यह अधिकार होना चाहिए कि जब वह मरे तो उसके बाद राज्य उसके बीवी बच्चों के निर्वाह का प्रबंध करे। इसे स्वतंत्रता के मूल अधिकारों में से एक होना चाहिए। सिद्धांत तो ठीक है, पंडित जी बोले, लेकिन सिद्धांतों को व्यवहार में लाने के लिए खून पसीना एक करने की जरूरत है। इसके लिए बहुत कम लोग तैयार होते हैं। वैसे तुम्हारी तरह लोग क्रांति की बातें बहुत करते हैं, लेकिन रामू धोबी की विधवा को पेंशन देने के लिए राष्ट्र के पास उससे कहीं अधिक राष्ट्रीय धन भी तो होना चाहिए जितना आजकल उनके पास है।
इस राष्ट्रीय धन को बढ़ाने के लिए हमने पंचवर्षीय योजना तैयार की है, जिसके आधार पर देश भर में काम हो रहा है, लेकिन लोगों में वो उत्साह नहीं जिसकी मुझे उनसे आशा थी। मैंने कहा, लोगों में आपके प्रति असीम आदर है, आपकी बताई हुई योजनाओं से अत्यंत लगाव है, आपका हर आदेश उनके सिर माथे पर होता है। आप संसार भर में शांति स्थापित करने के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं, उसमें न केवल भारत के लोग बल्कि समस्त देशों के लोग आपसे स्नेह करने लगते हैं। पंडित जी मुस्कुराए, बोले, गधे होने के बावजूद तुम बहुत अच्छी बातें बना लेते हो। मैंने कहा, आज मैं संसार के एक महान राजनीतिज्ञ के सामने खड़ा हूँ, जाने फिर कभी ऐसा अवसर मिले ना मिले, इसलिए क्यों ना अपने मन की बात आपसे कह डालूं। पंडित जी, आपकी वैदेशिक नीति की सफलता सर्वमान्य है। राष्ट्रीय जीवन में भी आपकी स्वदेश भक्ति, जनमित्रता, राष्ट्रीय सेवा से इनकार नहीं किया जा सकता। जो कोई ऐसा करेगा मुंह की खाएगा। इस थोड़े से समय में ही आप भारत को जिस शिखर पर ले आए हैं, उससे आपके कंधों की मजबूती का पता चलता है। लेकिन पंडित जी, क्या यह काफ़ी है? एक राष्ट्र, एक बड़ा राष्ट्र, शूरवीर राष्ट्र, भारत ऐसा सभ्य राष्ट्र कब तक एक व्यक्ति के सहारे चलेगा? क्या आप विश्वास से कह सकते हैं कि यदि आपने अपने शासन में उचित परिवर्तन न किए तो आपके बाद भारत की वही दशा न होगी जो अशोक और अकबर के बाद हुई थी? अशोक और अकबर बादशाह थे, आज भारत स्वतंत्र है। पंडित जी ने मुझे याद दिलाया, केवल वोट से जनतंत्र नहीं होता। आज भारत में जो राज्य है, मैं उसे अधिक से अधिक नेहरू के आत्म बलिदान के नाम से पुकार सकता हूँ। आत्म बलिदान सदैव व्यक्तिगत होता है और वह केवल एक व्यक्ति की ओर देखता है, और जब वह व्यक्ति न रहे तो फिर क्या होगा? पंडित जी, मुझे इससे बहुत भय आता है। मैं इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे चुका हूँ, पंडित जी ने कहा। मैं नहीं समझता कि मेरे प्यारे देश की जनता मेरे बाद कोई इतना बड़ा नेता उत्पन्न नहीं कर सकती जो परिस्थितियों को संभाल ना सके। मुझे अपनी जनता पर भरोसा है भाई। आपका भरोसा अनुचित नहीं, लेकिन इसे व्यवहार में लाने के लिए भारतीय जनता की रचनात्मक शक्तियों को जगाने के लिए क्या यह जरूरी नहीं कि अभी से कदम उठाया जाए? क्षमा कीजिएगा पंडित जी, मुझे आपके सरकारी अधिकारियों में कोई रामू धोबी, कोई जम्मन चमार, कोई ढोंढू मिल मजदूर नहीं नजर आता। कार वाले बहुत नजर आते हैं, गधे वाला एक भी नहीं नजर आता। अगर राष्ट्रीय धन को बढ़ाना है, अगर राष्ट्रीय योजनाओं को उत्तरोत्तर सफल बनाना है, अगर आप चाहते हैं कि देश की उन्नति दिन दूनी रात चौगुनी हो, तो इस राज्य प्रणाली को बदलना होगा। ऊपर से नीचे तक जनता के समस्त वर्गों को समस्त स्तर पर ऊपर से नीचे तक प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा और एक ऐसी राष्ट्रीय सरकार का निर्माण करना पड़ेगा जिसमें देश की पूरी जनता, पूंजीपतियों से कांग्रेसियों तक और कांग्रेसियों से साम्यवादियों तक, सब शामिल हो। केवल ऐसी सरकार ही देश में उत्साह की लहर दौड़ा सकती है। आज जो काम 10 के 15 वर्ष में बहुत सी आर्थिक हानि और बहुत सी रिश्वतखोरी के साथ होता है, कम से कम हानि, कम से कम रिश्वतखोरी और कम से कम समय में पूरा हो जाएगा।